हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें आज की और अभी की जो सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर चीन ने भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई है दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका टेंशन में आ गया है। बताएंगे क्या है आखिर अमेरिका और भारत का लिंक दोस्तों, जहां पर चाइना ने भारत के करीब यानी एलएसी पर दोस्तों ये सारी चीजें तैनात की है। लेकिन आखिर अमेरिका क्यों टेंशन में आए दोस्तों, अभी की बड़ी जानकारी आपको देंगे, साथ ही आगे बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन। जी हां दोस्तों, रूस ने दिए हैं बड़े संकेत। बताएंगे आखिर क्या होने वाला है मुद्दा और कब होने वाली है ये बैठक, इसकी सबसे पहले हमारे चैनल पर जानकारी दिया जाएगा दोस्तों आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां इमरान खान ने पीओके में स्थित स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। भारत ने जताई थी इसको लेकर बड़ी नाराजगी। बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों भारत की तरफ से नाराजगी जताई गई है दोस्तों, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके इमरान खान भारत को क्या दिखाना चाहते हैं दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी अभी आपको देने वाले हम विस्तार से। साथ ही आगे बताएंगे जहां कुछ बड़ा करने वाला है चीन। जी हां दोस्तों, तिब्बत में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले का एक साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भाजपा ने दिया तगड़ा झटका। कई नेताओं की घर वापसी के साथ इतने लोगों ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, बताएंगे कहां की और ये कैसी खबर है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर विराट कोहली के बयान पर सौरव गांगुली ने अब तोड़ी चुप्पी, कहा अब तरीके से निपटेंगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर। साथ ही 1 जनवरी से गाड़ियों के नियम बदलने वाले हैं दोस्तों। बताएंगे आपको भारत सरकार क्या कदम उठाने वाली है 1 जनवरी से, अभी की सबसे ब्रेकिंग खबर आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। साथ ही आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन ने भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है दोस्तों। चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि की है और यहां पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम वर्षक विमानों की तैनाती की है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है दोस्तों, और भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की हुई है और इस क्षेत्र में अभियान चला रही है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ऐसे समय पर भारत को सैन्य सहायता की पेशकश करेगा या नहीं। और इस बीच एक भारतीय अधिकारी ने मैगजीन को बताया है कि अमेरिका लगातार भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा कर रहा है दोस्तों, और मई में पेंगोंग त्सो झील के पास तनाव के बाद भारत चीन विवादित क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। हालांकि भारत और चीन ने इस दौरान विवाद को कम करने के लिए बातचीत का सहारा भी लिया है। तो वहीं फिर पिछले साल जून में गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद से तो तनाव अपने चरम पर ही पहुंच गया। आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि इस तैनाती से पूरे तरीके से अमेरिका टेंशन में आ गया है दोस्तों, और अब देखना ये होगा कि तिब्बत को लेकर अमेरिका क्या ये बड़ा कदम उठाता है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक करवाएंगे पुतिन। रूस ने दिए हैं इसके संकेत। बता दें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बताया है कि रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के बारे में जिनपिंग को भी बताया है दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता उशाकोव ने कहा है कि रूस भारत चीन फॉर्मेट में सहयोग के विषय पर चर्चा हुई और उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई और पुतिन और शी दोनों ही इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं दोस्तों। और निकट भविष्य में RIC फॉर्मेट में शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं, यानी कि
कि कहीं ना कहीं रूस का भी यह प्रयास है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक साथ एक टेबल पर लेकर आया जाए। जी हाँ दोस्तों, और ये देखने वाला समय होगा दोस्तों जब प्रधानमंत्री और जिनपिंग एक साथ एक टेबल पर होंगे और इसमें मीडिएटर पुतिन होने वाले हैं दोस्तों। देखना भी ये होगा कि आखिर कब वो समय आता है और उनके बीच क्या मुद्दे होते हैं। आप क्या मानते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जो मोदी जी को जिनपिंग के सामने रखने चाहिए? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर इमरान खान ने पीओके में स्थित स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। भारत ने जताई इसको लेकर नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोत स्कर्दू रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया। भारत ने इसे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप बताया क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है। पाकिस्तान ने स्कर्दू में इस एयरपोर्ट को लेकर कहा है कि इसके जरिए गिलगित बाल्टिस्तान में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्कर्दू एयरपोर्ट 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित और ये काराकोरम और हिमालय की चोटियों में बसा हुआ है और दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कर्दू एयरपोर्ट में सुबह और शाम दोनों समय की सभी उड़ानें संचालित होंगी। कम दृश्यता वाले टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हवाई जहाजों का समर्थन करने के लिए एक नई पहल की जा रही है और पाकिस्तान अक्सर ही कब्जे वाले कश्मीर में निर्माण कार्य करता रहता है जो पूरी तरह से अवैध होता है। भारत इसे लेकर हमेशा ही आपत्ति जताता रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि एयरपोर्ट को लेकर आखिर भारत ने क्या कहा था। दरअसल विदेश मंत्रालय ने 2 दिसंबर को पीओके में स्कर्दू एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन को लेकर पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए लताड़ लगाई। समाचार एजेंसी एएनआई ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के हवाले से कहा कि मैं इसके बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाहता। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके पर अपना रुख जानते हैं। ये हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। मैं इस पर हमारी स्थिति को छोड़कर किसी विशेष विकास पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यानी कि भारत ने पूरे जोर के साथ दोस्तों इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर दोस्तों आपत्ति जताई थी, लेकिन आखिर इमरान खान नहीं माना और उसने वही किया जो भारत नहीं चाहता था। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत इस पर क्या स्टैंड लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्टैंड लेना चाहिए भारत को? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन भाइयों वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। आप सभी के लिए मेहनत करके हम वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों और नई नई जानकारी और सबसे पहले अपडेट आपको देते हैं दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। बात करें खबर की, जहां पर पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। सरकार का सब ठीक होने का दावा करने की बातें झूठी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद एफबीआर के पूर्व चेयरमैन शब्बर जैदी ने यह बात कही है दोस्तों। बता दें पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए शब्बर जैदी ने कहा कि एक इकाई के रूप में पाकिस्तान दिवालिया है। जैसा कि हम अकाउंटेंसी में कहते हैं, ये आज की स्थिति में चिंता का विषय नहीं है। हम कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम परिवर्तन लेकर आते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे और मेरे विचार से देश इस वक्त दिवालिया है। उन्होंने कहा सरकार का ये दावा करना कि सब कुछ ठीक है और चीजें अच्छी तरह से हो रही हैं, ये सारी बातें झूठी है। यानी कि खुद पाकिस्तान के लोग, और लोग की बात छोड़े दोस्तों, खुद पाकिस्तानी बड़े बड़े नेता इमरान खान को अंटे पे ले रहे हैं दोस्तों और इमरान खान की हकीकत सबके सामने उजागर की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि सबको पता है पाकिस्तान के इमरान खान की हकीकत, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूरोप में मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। पुतिन की जिद है इसकी बहुत बड़ा कारण। बता दें रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक भारी हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा पर तैनात है। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए और ऐसे में यूक्रेन के एक मंत्री ने दावा किया है कि अगर रूस ने हमला किया तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आगाह किया है कि रूस जनवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बता दें यूक्रेन के बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती को लेकर रूस का कहना है कि वो अपने देश के किसी भी हिस्से में सैनिकों को तैनात करने के लिए स्वतंत्र है और दुनिया के किसी भी देश को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि रूसी राष्ट्रपति का ये बड़ा जिद है दोस्तों और इससे तीसरे विश्व युद्ध होने का बड़ा खतरा हो सकता है। इस पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलता अगली खबर की
तरफ जहां कुछ बड़ा करने वाला है चीन। तिब्बत में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले का एक साथ कर रहा है युद्धाभ्यास। बता दे दोस्तों, चीन की मिलिट्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार तिब्बत मिलिट्री रीजन में असली परिस्थितियों के लायक बहुत बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस युद्धाभ्यास को परमाणु, जैविक और रासायनिक सभी तरह की जंग के मुताबिक अंजाम दिया गया है। खास बात यह है कि ये बड़ा खुलासा किसी खुफिया सूत्रों के जरिए नहीं हुआ है, बल्कि खुद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने खुद अपने आधिकारिक न्यूज पोर्टल पर अपने कारनामों का खुलासा किया है। कुछ दिन पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी इस तरह के संकेत दिए थे कि चीन कुछ बहुत बड़े खुरापात को अंजाम देने में लगा हुआ है। और ऐसे समय में जब पिछले करीब 1.5 साल से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी के कई बिंदुओं पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है और चीन का तिब्बत में इतना बड़ा वास्तविक युद्धाभ्यास और वो भी परमाणु, जैविक और रासायनिक जंग लायक परिस्थितियों के अनुसार उसकी शैतानी साजिश की ओर इशारा कर रही है। यानी कि दोस्तों, अगर हम जैविक हमले की बात करें दोस्तों, तो कोरोना इसका एक सबसे बेहतर और बड़ा एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे तरीके दोस्तों चाइना जैविक हमले के रूप में इस्तेमाल करता है जो अब तक इजाद और देशों द्वारा नहीं हो पाए हैं। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहां पर इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान नक्शा जारी करके बताया कौन से इलाकों पर करेगा हमला। बता दे, इजराइल और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव चरम पर है और इस बात पर खतरा बढ़ गया है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर रोक और उन चरमपंथियों की मदद करना बंद नहीं करता जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इजराइल उस पर भी हमला कर सकता है। और इस बीच ईरान के दैनिक अखबार तेहरान टाइम्स ने इजराइल के रक्षा मंत्री के हमले वाले बयान पर पलटवार करते हुए इजराइल का एक नक्शा प्रसारित किया है जिसमें हमले के संभावित लक्ष्य दिखाए गए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस नक्शे के कारण एक बार फिर दोनों देशों के बीच विवाद में बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बता दें, अगले साल किया जा सकता है उद्घाटन। विदेश सचिव श्रृंखला ने दी है इसकी बड़ी जानकारी। भारत और बांग्लादेश को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को एकीकृत करने में सक्षम बनाने वाली भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन परियोजना बोले तो IBFPP पर तेज रफ्तार से काम चल रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने गुरुवार को यह जानकारी दी और कहा कि इस महत्वपूर्ण पाइपलाइन का उद्घाटन अगले साल किया जा सकता है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि 346 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर साल 2018 में दोनों देशों ने दस्तखत किए थे। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर खबर, तालिबानी शासन में भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता दवा के बाद अब गेहूं की खेप भी भेजेगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में बड़े तख्ता पलट और तालिबान शासन शुरू होने के बाद वहां के राजनीतिक हालात काफी कुछ बदल गए हैं। हालांकि भारत की ओर से बड़ी संख्या में वहां रह रहे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है और इस बीच भारत सरकार की ओर से मानवता के आधार पर लगातार मदद भी दी जा रही है और वो अब आतंक से प्रभावित देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल यानी गुरुवार को कहा कि हम अफगानिस्तान को मानवीय मदद देना जारी रखेंगे और हम अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को इस गेहूं की शिपमेंट के तौर तरीकों पर पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। यानी कि दोस्तों, भारत ने अपना बड़ा दिल हमेशा और हर मुश्किल घड़ी में दिखाया है दोस्तों, और यही चीज तालिबानियों के शासन में अफगानी नागरिकों को मदद पहुंचाने के तौर पर भारत दिखा रहा है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, क्या आपको भी भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबानी शासन को लेकर बड़ा खुलासा। खुद हामिद करजई ने कहा कि तालिबान जबरन काबुल में नहीं घुसे थे, मैंने उन्हें बुलाया था। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि हिंसा और लूटपाट को रोकने के लिए उन्होंने तालिबान को राजधानी काबुल में प्रवेश करने के लिए कहा था। यानी कि दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। खुद अफगानी पूर्व राष्ट्रपति ने यह बड़ा कारनामा और बहुत बड़ा खेल रचा था दोस्तों अफगानिस्तान में, और उनके मन मुताबिक सारे कार्य सफल होते गए और आज अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन, तालिबानियों का राज है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं सबसे बड़े देशद्रोही अफगान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई
निर्दयी है और इनको सजा होनी चाहिए। तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कल फिर दूसरे देशों में भी ऐसे देशद्रोह पैदा हो सकते हैं दोस्तों अगर इनको बढ़ावा दिया गया। तो चलते हैं अगली खबर और बड़े ही दुखद खबर की तरफ दोस्तों। आपको बता दें कि भोपाल पहुंच चुका है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का कल पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इन खबरों के बीच में आपको हमने ये भी जरूरी खबर बता दी है ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले। शायद आपको हर कोई ये बातें ना बताएं दोस्तों। और हेलीकॉप्टर क्रैश में बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 8 दिन तक मौत से जंग लड़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। चलते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर से खबर लेते हैं, जहां पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात जेसीओ को जवान ने मारी गोली। मौके पर पहुंचे अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, नियंत्रण रेखा पर बालाकोट सेक्टर में जवान ने जेसीओ को गोली मार दी और इससे अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आसपास के लोग तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां अधिकारी की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर सावधान ब्रिटेन को लेकर बड़ी खबर, जहां ब्रिटेन को इन 2 बड़े देशों से साइबर हमले का डर, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ये नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि चीन और रूस ने स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इस समय पश्चिमी देश साइबर स्पेस बोले तो इंटरनेट को संचालित करने की नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसी सिलसिले में तैयार अपने दस्तावेज में ब्रिटेन ने अपने विरोधी देशों की तरफ से पैदा किए जा रहे साइबर खतरों का जिक्र किया है और इनमें चेतावनी दी गई है कि साइबर युद्ध की बढ़ती क्षमताओं के साथ इंटरनेट पर उसूलों का संघर्ष तेज हो जाएगा और ये दस्तावेज नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां 17 साल की अंजलि शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घुटनों पर ला खड़ा किया है। बता दे आखिर क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की 17 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट अंजलि शर्मा की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने इस साल मई में जलवायु परिवर्तन से बच्चों के भविष्य को होने वाले नुकसान को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ केस दायर किया था। बड़ी बात यह है कि फेडरल कोर्ट ने अंजलि शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार को इससे बड़ी अदालत में अपील दायर करनी पड़ी। अगर अंतिम फैसला भी अंजलि के पक्ष में आ जाता है तो इसका न केवल ऑस्ट्रेलियाई कानून बल्कि दुनिया भर में जलवायु से जुड़े मामलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस अपील को दायर करने के लिए अंजलि शर्मा और उनके 7 अन्य युवा साथियों की टीम ने काम किया और इसके अलावा एक 87 वर्षीय कैथोलिक नन ब्रिगेड आर्थर ने भी इन बच्चों के लिए कानूनी अभिभावक के रूप में काम किया है। ऐसे में दोस्तों अंजलि शर्मा को, यानी भारतीय मूल की होने के नाते दोस्तों अंजलि शर्मा को उनके इस लड़ाई के लिए दोस्तों और उनके इस अपने पक्ष रखने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई जरूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक अंजलि शर्मा कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां डेमोक्रेसी समिट को लेकर खबर, जहां डेमोक्रेसी समिट पर तेवर दिखाने के बाद अब सफाई देते थक नहीं रहा है पाकिस्तान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का डेमोक्रेसी समिट का न्योता ठुकराने के बाद पाकिस्तान में पैदा हुई बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान सरकार ने अब इस मामले में सीधे अमेरिका से बात कर अपनी सफाई पेश की है दोस्तों। जो बाइडेन ने पिछले 9 और 10 दिसंबर को लोकतांत्रिक देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन की वुहान लैब से लीक होकर ही कोरोना फैला था। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक ने संसदीय समिति को बताई संभावित वजह। आपको बता दें, चाइना को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक वैज्ञानिक ने इस संबंध में चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना है चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। कहा गया है कि यह वायरस चीन में कोविड-19 अनुवांशिकी तौर पर बनाया गया था और कनाडा की एक आणविक जीव विज्ञानी ने बुधवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हाउस ऑफ कॉमन समिति में शामिल विभिन्न दलों के सांसदों से कहा कि चीन के वुहान क्षेत्र की एक प्रयोगशाला से रिसाव ही कोविड-19 वैश्विक महामारी की उत्पत्ति की अत्यधिक संभावित वजह है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इन वैज्ञानिक का समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। कितने भाइयों को लगता है कि ये वायरस चीनी वायरस है, वो कमेंट में चाइनीज वायरस लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर ढाका से बड़ी खबर, श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद जी कर रहे हैं दोस्तों। 1971 युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने किया था इसको नष्ट। बता दें 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए गए जाने के 50 साल बाद राष्ट्र
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शुक्रवार को ढाका में पुनः निर्मित ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान के लिए बैटिंग कर रहे इमरान खान, कहा अफगानिस्तान को अलग थलग करना बड़ा ही नुकसानदेह होने वाला है। जी हां दोस्तों, साथ ही आगे की बात करें, जहां पर ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 70 गुना ज्यादा तेजी से करता है संक्रमित, गंभीर रोग बनने की संभावना कम है। जी हां दोस्तों, ये रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, जहां एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट बोले तो ओमिक्रॉन में 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करने की क्षमता है। और इसी अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा गंभीर रोग नहीं बना पाएगा। स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा और कोविड-19 के वास्तविक स्ट्रेन से ज्यादा प्रभावी तरीके से संक्रमित कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें, ये शोध कहीं और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोधकर्ताओं ने इस पर ये खोज किया है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन में 24 घंटे के अंदर कोरोना के नए मरीजों ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 78,000 से ज्यादा केस। जी हां दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट सामने आया है दोस्तों। यानी कि अगर हम थर्ड वेव के बाद की बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एक दिन में 18,000 से ज्यादा केस। ऐसे में अपना ख्याल अवश्य रखिएगा दोस्तों, और बिना मास्क पहने कृपया करके बाहर मत निकलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जाओ उत्तराखंड में भी फूटा कोरोना बम, नेपाल से आए 25 लोग संक्रमित। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड स्थित चंपावत जिले में के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। यहाँ नेपाल से भारत आ रहे 25 लोग एक ही दिन में संक्रमित पाए गए हैं। और खास बात यह है कि इनमें भारत नेपाल मैत्री बस सेवा में सवार 14 यात्री भी संक्रमित हैं। दोस्तों एक साथ कोरोना के इतने मामले सामने आने पर प्रशासन ने मैत्री बसों को नेपाल बाद में वापस लौटा दिया। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सपा कांग्रेस को भाजपा ने दिया बड़ा झटका। कई नेताओं की घर वापसी के साथ 13 लोगों ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। बता दें, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं को अपने पाले में करने की होड़ लगी हुई है। गुरुवार को कई सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में इन नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों। और कुल 13 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। और इन लोगों में मेजर कैलाश सागर बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए। मेजर पहले भी भाजपा में थे और 2017 में बसपा से जुड़े थे। अमिताभ वाजपेयी की भी घर वापसी हुई है। 2014 में बसपा प्रत्याशी रहे वीरेंद्र पाठक ने भी भाजपा ज्वाइन की है। दोस्तों ऐसे में इन सभी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां चाचा भतीजा आए एक साथ, अखिलेश ने शिवपाल के साथ किया गठबंधन का ऐलान। बता दें, उत्तर प्रदेश में साल 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और ऐसे में वे तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने चाचा शिवपाल से भी मुलाकात की। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि उन्होंने सपा से अलग होकर बनाई थी। चाचा शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट करके गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी और 2022 के इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? दोस्तों आप अपना भविष्यवाणी और आपको क्या लगता है दोस्तों अपना अनुमान कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या विचार रखती है दोस्तों इसमें। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली चुनाव की कमान। 10 दिन में 4 बार करेंगे दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद अपने हाथों में लेते दिखाई दे रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहां पर विराट कोहली के बयान पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कहा अब तरीके से निपटेंगे। जी हां दोस्तों, टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली के उस बयान को गलत बताया था जिसमें उन्होंने विराट से T20 कप्तानी ना छोड़ने की बात कही थी। विराट कोहली के बयान पर अब सौरव गांगुली ने चुप्पी तोड़ी है और सौरव गांगुली ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना, अब बीसीसीआई ही इस मामले को तरीके से निपटाएगी।
जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, हम इससे तरीके से निपटेंगे और ये सब बीसीसीआई पर छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच झड़प को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, कौन सही कौन गलत, आपको क्या लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। साथ ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की बात करें, जहां 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी दिल्ली की सरकार। आखिर अब क्या कर सकते हैं उस गाड़ियों के मालिक, बता दें दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कार मालिक दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण बोले तो एनओसी जारी किए जाएंगे ताकि दूसरी जगह वाहनों का री रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और अब क्या करें कार के मालिक, और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ये सारी चीजें हमने स्क्रीन पर दिखा दी है, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन है जिनके डीजल कार का यानी किसी भी गाड़ी का 10 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।